हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइट टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, अब ये प्रेरणिक प्रभाव का यूज क्या है हमारी केमिस्ट्री में, इससे हमको क्या फायदा मिलता है। ठीक है, ये सारे जितने आपके क्वेश्चन है ना, आज के वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब इस प्रेरणिक प्रभाव को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा 2 लाइन इसके बारे में पहले जानेंगे। इससे पहले कुछ और जानना जरूरी है, तभी हमको प्रेरणिक प्रभाव समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव। इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना विस्थापन है। ठीक है, इसका आपका वह डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा क्या है। किसी अणु के एक और इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होने का प्रभाव को इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव कहते हैं। ये तो हो गया आपका रिटन वर्क। अब हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि एक्चुअल में ये क्या बोल रहे, तो हमको ये खुद ही समझ में आ जाएगा और इसको हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये है ए, ये बी। ठीक, आपको पता है कि 2 अणु मिलकर एक परमाणु बनाते हैं, मतलब एक परमाणु है, बी दूसरा परमाणु है। ये एटम्स दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, ऐसा मान लेते हैं कि ए से ज्यादा स्ट्रांग बी है, मतलब बी ज्यादा पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं खींचेगा, इसको आंशिक खींचेगा। जैसे मान लो इसके पास एग्जाम्पल है ये ना, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये मात्र इसके 3 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, ऐसे नहीं कि पूरे 10 के 10 ले लेगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ 13 हो जाएंगे, यहाँ 17 हो जाएंगे। ये पावरफुल है मान के चलिए, इसलिए हमने इसको यहाँ शो किया कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे हैं। अब आपको पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर आ जाती है रहीसी। ठीक है, उसके ऊपर आ जाती अमीरी। जब दूसरे का इलेक्ट्रॉन ये लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, उसकी अमीरी आ गई, तो उसको हम निगेटिव से शो करते हैं। जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो वो हो जाता है गरीब, और उसे हम प्लस से शो करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, ये आंशिक रूप से हो रहा है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब इसमें आंशिक निगेटिव चार्ज आएगा और इसमें आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा। आंशिक को हम शो करते हैं डेल प्लस डेल माइनस से। अगर डेल प्लस आप कहीं भी देखिए ना, मान के चलिए इसका आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है ये। अगर आप डेल माइनस देखें तो समझ जाइए कि कहीं से ये आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले चुका है। क्लियर। अब क्या होगा, जैसे कि ए डबल बॉन्ड बी है, इनके बीच में बी स्ट्रांग है, अगर इसके में ये बी इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये अभिक्रिया कैसी होगी, ए आपका हो गया गरीब और बी आपका हो गया अमीर। ठीक है, इस बॉन्ड का तो ये ले लिया, लेकिन एक बॉन्ड तो बचा है ना, तो वही सिंगल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा। अगर यही अभिक्रिया आपके फ्री रेडिकल्स में होगी तो यह अभिक्रिया कैसी होगी, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रहेगा, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन आपका बी ले लेगा, तो यह अभिक्रिया कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, अगर यही अभिक्रिया आपकी सिंगल बॉन्ड में होती है, सिंगल बॉन्ड में अगेन बी वैसे ही आपका बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति ए से ज्यादा है, तो यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हुआ आंशिक, ये आंशिक शो कर रहा है, और इसमें क्या, ये पूरे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसलिए निगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर हुआ। मतलब देखिए, ये है एक अणु, ये है एक अणु, ठीक, ये परमाणु है, ये है एक परमाणु। ठीक है, किसी अणु के एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होने का प्रभाव आपका इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव कहलाता है। क्लियर हुआ। इसके द्वारा देखो, ये कोई अणु है, उसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेके जा रहा है, तो ये जो क्रिया हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, जो प्रभाव बन रहा है ना, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव है ना, इसकी भी थोड़ी सीरीज बनी हुई है, इसकी एक श्रेणी है। ठीक, एक तो स्थायी होगा परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा होगा टेम्परेरी इफेक्ट, मतलब अस्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव किसे बोलते हैं, जैसे इनके सामने जब कोई रासायनिक रिएजेंट आता है,
ठीक, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या होता है, तभी इनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्थानांतरित होते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। या जब तक कि सामने वाला इसको अटैक नहीं करेगा, जब तक इसको छेड़ेगा नहीं ना, इसके इलेक्ट्रॉन शांत बैठे रहते हैं, इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपने से कुछ नहीं करने वाले। सामने से अगर कोई कुछ किया तो ही इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, दूसरे के पास ट्रांसफर होते हैं। बट स्थायी प्रभाव में इसके साथ ऐसा कोई केस नहीं है। इसके पास चाहे कोई आए चाहे ना आए, कोई अभिक्रिया हो चाहे ना हो, लेकिन जो इसके इलेक्ट्रॉन है अपने घर में ही एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। क्लियर। अब देखिए स्थायी प्रभाव के अंतर्गत आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन, मेसोमेरिक प्रभाव। अस्थायी जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्रेरणिक प्रभाव। सिर्फ किसके बेस पे है, इलेक्ट्रॉन के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने के, एक अणु से दूसरे अणु में ट्रांसफर होने की जो प्रभाव है वही इंडक्टिव इफेक्ट है। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता को समझना होगा। अगर हम इसको नहीं समझेंगे ना तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है, हम इसको नहीं समझ सकते, क्योंकि ये पूरा इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, किसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, चलिए देखते हैं। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन। अब इसे हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। प्रैक्टिकल में ए और बी ये एक अणु है जिसमें ए एक परमाणु, बी दूसरा परमाणु है। अगेन फिर वैसी ए और बी में हम मान के चलते हैं कि ए से ज्यादा बी स्ट्रांग है, उसका ताकत ज्यादा है। अब क्या होगा, बी ज्यादा स्ट्रांग है तो ए के जो इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन तो बी की तरफ क्या होंगे, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो किस तरीके से होंगे, ये। अब बी ने जब चार्ज ले लिया, बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर आ गई अमीरी। ए ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये हो गया गरीब। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण रूप से बी की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में जा रहे हैं। तो ये आंशिक रूप से निगेटिव होगा और आंशिक रूप से पॉजिटिव होगा। इसके ऊपर आएगी आंशिक अमीरी और इसके ऊपर आंशिक गरीबी। ठीक है, ये समझ गए। अब मान लो एक एग्जांपल आपको ये देती हूं मैं। अब बताइए सी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने में सक्षम है कि सीएल ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली सीएल के पास उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ज्यादा है सी से। इसलिए क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना इस बीच में, ये बॉन्ड में सीएल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सीएल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी से सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लियर हुआ। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब हम कैसे बोलेंगे, ए और बी में बी की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बी की तरफ गए। क्लियर हुआ। जिसकी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होगी ना, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे किससे शो करते हैं, ई कैपिटल एन से। कहीं पे भी अगर मैं ई कैपिटल एन लिखी मतलब समझ जाना हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। ये सब हम जान लिए। अब हमको पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या बोले हैं, परमाणुओं की श्रृंखला में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रक्रिया को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ये तो हो गई हमारे रिटन वर्क। अब हमको करना है प्रैक्टिकल वर्क। इलेक्ट्रॉन की श्रृंखला, ठीक, ठीक है, मान के चलिए 1 2 3 4, ठीक है, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक परमाणुओं की श्रृंखला है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, इसके साथ जुड़ा है एक्स, इसके साथ जुड़ा है वाई।
ठीक, ये जो X है ना उसको इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की आदत है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। लेकिन जो Y है ना इलेक्ट्रॉन को दान करने की आदत है या त्याग करने की आदत है। ये इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखता, ये धक्का देता है कि इलेक्ट्रॉन तुम इधर जाओ, ये बोलता है इलेक्ट्रॉन तुम मेरे पास आओ। X की आदत है इलेक्ट्रॉन खींचने की, Y की आदत है इलेक्ट्रॉन दान करने की। दोनों अलग अलग टाइप्स के हो गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी खींचेगा कुछ इस तरीके से, तो इसके ऊपर आ जाएगी अमीरी, इसके ऊपर आ जाएगी गरीबी। लेकिन वही फिर से बात, ये पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है, सिर्फ आंशिक कुछ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक अमीरी, इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक गरीबी। ठीक है, अब जब ये पहले इससे डायरेक्ट जुड़ा है तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा जाएंगे, लेकिन फर्क तो कार्बन सेकेंड पे भी पड़ेगा ना। अगर ये ठीक है एक सीरीज में है, जो इससे ज्यादा पास है उसके इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा ही खींचेगा, लेकिन जो पीछे है तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है, इसकी खींचने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन कार्बन सेकेंड के भी खींचेगा। ठीक, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, गरीबी आ जाएगी, लेकिन इसकी अपेक्षा कम आएगी। ठीक है, जो तीसरा कार्बन है उसकी भी थोड़ी सी मात्रा में खींचेगा, वो तो भाई इसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि इसमें ज्यादा रहेगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, आंशिक रूप से थोड़ी सी गरीबी आ जाएगी। एग्जाम्पल मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये 3 ही देगा और ये 2 ही देगा। ठीक है, धीरे धीरे करके एक इतनी लंबी सीरीज है, ये इतना पावरफुल तो नहीं कि पूरे 10 के 10 ले जाए, धीरे धीरे करके इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो धीरे धीरे कार्बन में करते करते कम होते जाती है। ठीक है, कुछ ही कार्बन तक के चलेगा, फिर बाकी कार्बन को फर्क नहीं पड़ेगा ये अगर इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है तो। ठीक है, लेकिन ये इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा है करके इसके ऊपर ज्यादा चार्ज है, ये थोड़ा दूर में जुड़ा है तो इसमें डबल आंशिक है, ये और दूर है तो इसमें ट्रिपल आंशिक है। ठीक है, अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन दान करने की आदत है, इसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, इसके ऊपर आ गई अमीरी, आंशिक अमीरी, सॉरी आंशिक गरीबी आ गई। इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर दिया, दान कर दिया, इसके ऊपर आ गई आंशिक गरीबी। अब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इसके ऊपर आ गई आंशिक अमीरी। अब जब ये ग्रहण करेगा, अब इसकी दान करने की प्रवृत्ति इतना ज्यादा है, ठीक है इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन इसको भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, आंशिक अमीरी। थर्ड वाला भी थोड़ी सी ग्रहण करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर भी क्या जाएगी, आंशिक अमीरी। ठीक है, अगर ये मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये 3 तो करेगा ही, और ये 2 तो करेगा ही करेगा। क्लियर हुआ, मतलब इसके पास ये पास में जुड़ा है तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिला, ये थोड़े से दूर है तो थोड़ा कम मिला, और थर्ड वाले कार्बन में इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा सा कम मिलेगा। इसलिए और इसमें भी सेम वैसे ही होगा, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगी इसका जो प्रभाव है वो कम होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स को हम क्या बोलेंगे, -I ग्रुप, -I समूह भी बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, क्यों -I समूह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण के इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, -I ग्रुप। जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ग्रहण करेगा ना उसको हम बोलेंगे अरे ये तो -I ग्रुप है। जो भी इलेक्ट्रॉन दान करेगा उसे हम बोलेंगे +I समूह या +I ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, तो हम इसे क्या बोलेंगे, +I ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा, ये -I ग्रुप के कारण जो प्रभाव हो रहा है ना इसको हम बोलेंगे -I प्रभाव। ठीक, इसके कारण +I प्रभाव, +I समूह के कारण जो ये प्रभाव हो रहा है ना इसको हम बोलेंगे +I प्रभाव। ठीक है, क्लियर हुआ। इस X के कारण ही ये जो प्रभाव हुआ वो हो गया -I प्रभाव, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। इस Y के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो जो चार्ज आया, जो भी यहाँ पे क्रिया हुई, इसको हम बोलेंगे +I प्रभाव। क्लियर है, ठीक है। ये +I -I इसलिए हुआ क्योंकि जो X था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप, और जो Y है वो है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे आपको देख के ही पता चल रहा है, लेकिन Y इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है, धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है। क्लियर हुआ। इसके बाद सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा -I,
ठीक है, माइनस आई तो बहुत सारे होते हैं। माइनस आई का घटता क्रम, प्लस आई को भी छोड़ दो, सबसे पहले हम लोग माइनस आई के बारे में पढ़ेंगे। कौन से में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, इसका भी एक सीरीज बना हुआ है। ठीक है, 1 2 करके सब सीरीज है। तो माइनस आई मतलब यही हुआ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति किसके पास होती है, NO2 के पास। उसके बाद CN, COH, COR, COOH, FCl, BRI, OR, OH, C6F5, CS डबल बॉन्ड CH2 और H। नाइट्रो, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईथर, अल्कोहल, फिनाइल, CH2 और ये H में मान के चलिए सबसे लास्ट में है ना माइनस आई के, इसमें ना लगभग नहीं के बराबर होता है, इसमें लगभग नहीं के बराबर ही माइनस आई होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में इसके जस्ट बाद से आपका प्लस आई का सीरीज, नई जो श्रेणी ना वो चालू हो जाती है। क्लियर है? तो देखिए अब क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आप बोलेंगे हम ये इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ रहे, इसका यूज क्या है, हमको पता भी तो चलना चाहिए हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब क्या है, कि बस रटने के लिए पढ़ रहे कि सिर्फ नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों पढ़े इसका एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इसका ना कोई लॉजिक नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि भाई NO2 पहले आता है और H सबसे लास्ट में आता है माइनस आई इफेक्ट में, ठीक है। फिर प्लस आई इफेक्ट का भी है लेकिन वो बहुत कम है, 2-4 ही है, इसी का थोड़ा सा ज्यादा है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर किसी भी कंपाउंड के साथ NO2 जुड़ा है मतलब तुरंत समझ जाइए कि इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है, वो ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, इसका यूज हमको क्यों करना है ना, तो ये आपको एक एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ठीक, ये हो गया। अब ये सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा ये अभी आपका क्या है, माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला ग्रुप तो यही है, ये तो खींचेगा नहीं, जाहिर सी बात है F ही खींचेगा, ठीक है। FCl, BRI, ये चारों क्या है, माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले। अब हम अपनी श्रेणी में देखते हैं, अपने यहाँ पे क्रम में देखते हैं कि इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो F की है, ये फर्स्ट, देन सेकेंड Cl का, थर्ड में आपका Br और चौथा है जैसा मैंने लिखा वैसे ही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएंगे। ये क्या है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन और लेके अमीर बन चुका है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया और ये अमीर, चारों में वही है, चारों ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखा है और इसके पास अमीरी आ गई है। मान लो इसको यहाँ पे 2 चाहिए था तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और है, एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो यहाँ से भी तो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 जाएगा तो यहाँ 1 तो जाएगा, इसका जो चार्ज है वो धीरे से कम तो होगा। सेम वैसी है, क्लोरीन भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसके भी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएंगे। आयोडीन भी अपने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव करेंगे, इधर स्थानांतरित होंगे। लेकिन माइनस आई ग्रुप का ये है कि देखिए Cl सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, हमारी क्रम के अनुसार Cl सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन F के पास आएंगे। Cl खींचेगा तो इससे थोड़े से कम इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। Br भी खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी अपेक्षा थोड़े कम आएंगे और I का सबसे कम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जिसके ज्यादा यहाँ पे चार्ज है ना, जिसके जितने ज्यादा इधर आएंगे वो उतना ही स्थायी होगा, मतलब सबसे ज्यादा स्थायी आपका फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकेंड नंबर, फिर थर्ड नंबर और लास्ट में 4 नंबर, जैसा सीरीज मैंने लिखा है वैसा ही होगा। इनमें सबसे ज्यादा स्थायी, इनकी स्टेबिलिटी अगर हमको देखा जाए तो सबसे ज्यादा F की ही होगी, फर्स्ट वाले की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है, ठीक है। अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है, इस एग्जाम्पल से एक निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष ये है, सबसे पहले ये देखिए, जहां भी चार्ज होता है ना किसी भी कंपाउंड में, इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन है बोलेंगे ना, तो ये है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। क्लियर? अगर यहाँ पे इसके पास निगेटिव रहता ना फिर भी ये कम रहता,
ये कम स्थायी होता है। जहां पे भी प्लस या माइनस का चार्ज आएगा ना वो कम स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि प्लस है यानी उसके पास बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, माइनस है मतलब बेचारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके अमीर बन के बैठा है। तो जहां भी आप चार्ज देखिए मतलब मान के चलिए वो कम स्थायी है और ये ज्यादा स्थायी होगा, भले कितना भी लंबा कंपाउंड क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कंपाउंड क्यों ना हो, लेकिन बिना चार्ज वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्थायी होगा। दोनों में कंपेयर करना आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या ये चार्ज है, इस चार्ज को जितना हम फैलाएंगे, इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये रिजल्ट मिलता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि माइनस चार्ज को जितना हम फैलाएंगे ये जो कंपाउंड है ना उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। अब इसके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कम दे रहा है, मतलब यहाँ पे इसका ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे कमी होगी तो ऑलवेज नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे आपका कंपाउंड स्थायी हो जाएगा। सबका वही है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही खींच रहा करके सबसे ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। जितना ज्यादा चार्ज जमा होता जाएगा उतना ही ज्यादा आपका कंपाउंड अस्थायी होगा। जितना ज्यादा इसका चार्ज फैलता जाएगा उतना ही ज्यादा आपका कंपाउंड स्थायी होगा। अब जैसे यहाँ पे प्लस है, अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसके पास ऑलरेडी कमी है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा क्या? बच्चा कुछ इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। मतलब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आना चाहिए तब ये होगा स्थायी। अब यहाँ पे निगेटिव है, यहां से जाएगा तब तो स्थायी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा तो बोलेगा ले जाओ भाई, लेकिन अगर इसको और देंगे तो इसके पास तो एक्स्ट्रा है ही, ये कहाँ रखेगा? तो ये इसलिए बन जाएगा अस्थायी। मतलब अगर गरीब है, अगर इसको कहीं से मिल रहा है तो इसको स्थायित्व तो मिल जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ऑलरेडी ये अमीर है, उसमें इसको और इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा अस्थायी। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल आपके लिए, ठीक है। मेरे सॉल्व करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आप अपने मन में इसको जल्दी से बना सके, ठीक है। ये है, ठीक है, ये हुआ। अब यहां से देखते हैं कौन सबसे ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। N2 सीरीज में सबसे पहले है, मतलब A तो हमारा सबसे स्ट्रांग हो गया। उसके बाद F है बीच में, ये CH2 से इसके बाद आता है, H के बाद है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा B। इस क्रम को देख के ही हमने यहां से पता लगा लिया कि N सबसे पहले है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो प्रवृत्ति है ना वो सबसे ज्यादा होगी। तो इसका नेगेटिव चार्ज यहां से फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसकी भी है बट ये कम खींचेगा और इसकी इससे ज्यादा है, ठीक। ए पहले आएगा, फिर C और सबसे लास्ट में आएगा B। ये हो गया उसका क्रम। इस एग्जाम्पल से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है? सबसे पहले यहाँ पे निष्कर्ष लिख देते हैं, ठीक है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है, ये देखो ये सब COOH है, मतलब ये मान के चलिए क्या है? एसिड है, क्या है? अम्ल, ठीक है। OH COOH मतलब क्या होते हैं? अम्ल ही तो होते हैं ना। अब देखिए जो जितना स्थायी होगा, जैसे A सबसे ज्यादा स्थायी होगा मतलब वो सबसे ज्यादा अम्ल होगा, सबसे अच्छा बेस्ट उसकी मतलब अम्लीयता होगी, उसकी एसिडिक जो प्रवृत्ति होगी वो सबसे अच्छी होगी क्योंकि ये सबसे स्ट्रांग है। क्लियर है? ये सबसे स्ट्रांग है, इसकी अम्लीय प्रवृत्ति सबसे अच्छी होगी क्योंकि ये स्थायी ज्यादा है तीनों में। उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप बोलेंगे मैम आपने ऐसा क्यों लिखा, रिवर्सिबल का यहाँ पे चिन्ह क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि जितने हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अम्ल होते हैं ना वो बहुत ही कमजोर होते हैं, वो आसानी से इस फॉर्म में आ जाते हैं, फिर इस फॉर्म में आ जाते हैं, फिर इस फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लगा रिवर्सिबल, ठीक है। अब आप केयर करेंगे तो देखिए ये तो एक हो गया, एक H+ हो गया और एक A- हो गया। मतलब ये A जो है ना उसने H का इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे आ गई है मेरी H अपने इलेक्ट्रॉन देके गरीब बन गया और इसके पास आ गई गरीबी। अब आप देखेंगे तो यहाँ सारे S थे मान के चलिए तीनों के पास, ठीक। वो H+ अलग हो चुका है और ये जो फॉर्म है ना वो A- फॉर्म में है। देख रहे हैं आप, ये जो है ये पूरा होगा A-,
ये जो है वो A माइनस, ये है पूरा A माइनस। जिसका A माइनस सबसे ज्यादा स्थायी होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, वो इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही अच्छे से खींचेगा। अगर मैं ये बोलूं या अगर आपसे कोई पूछे क्या इसकी प्रवृत्ति के कारण इसने H प्लस इलेक्ट्रॉन लिया है, नहीं, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ है, ये जो है ना ये आपका है A माइनस, ये H प्लस, ये पूरा एक कंपाउंड है, ये A माइनस है, इसने पूरा H से इलेक्ट्रॉन लिया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना यहाँ, इसके घर ही घर में हो रहा है। अब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिया, ये H से नहीं लिया, इसने यहां से लिया है। ठीक है, मतलब ये इतना स्ट्रांग है कि H से इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसको भगा दिया। ठीक, अब ये जो क्रिया हो रही है ना कि NO2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो इसके अंदर ही अंदर हो रहा है, घर के अंदर। S तो अब गया, इसके कारण हुआ क्या, बिल्कुल इसके कारण हुआ। अगर ये है तभी तो ये स्थायी है, ये स्थायी है तभी तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति बेस्ट है। ठीक, तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि जिसका A माइनस सबसे ज्यादा स्थायी हमको दिखा, मतलब वो सबसे ज्यादा अम्लीय है, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर हमको शो करेगा। क्लियर है? एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए, ठीक है, मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। इसमें आपको बताना है सबसे एसिडिक, सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी होगी, सबसे बेस्ट अम्ल कौन सा होगा। ठीक, स्टार्ट करें। सबसे पहले सब में से H प्लस निकाल देते हैं, ये सब में से H प्लस निकाल दिए। H प्लस निकालने के बाद ही आप कंपेयर करना, ठीक है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आप H प्लस निकालना, कोई भी कंपाउंड आपको एग्जाम में भी पूछेंगे, पहले आप H प्लस निकालिए, यहाँ पे आएगा आपका COO माइनस। अब देखिए इन चारों में माइनस आई प्रभाव के हमारे क्रम में सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर में कौन था, ऑब्वियसली F ही था। इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिया, इसके जो इलेक्ट्रॉन के बादल है वो भी ट्रांसफर हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन के बादल ये भी ट्रांसफर हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन बादल भी हो गए, और इसके भी जो एक्स्ट्रा इसने लेके रखा था ना वो भी ट्रांसफर हो गए। ठीक, अब ये देखना है F की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा, इसकी थोड़ी सी कम, इसकी थोड़ी सी कम, और इसकी इन तीनों के हिसाब से थोड़ी सी और कम है। ठीक, तो ये पता चला हमको, क्या पता चला, सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हुआ हमारा, ABCD। ए सबसे ज्यादा स्थायी, उसके बाद B, उसके बाद C, और सबसे लास्ट में D। ठीक, सिर्फ अपनी माइनस आई प्रभाव के कारण ही ऐसा हुआ, माइनस आई प्रभाव के कारण ही इनका स्थायित्व डिसाइड हो पाया। ठीक है, इससे हमको क्या निष्कर्ष मिलता है, इससे हमको ये निष्कर्ष मिलता है कि जितना ज्यादा आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति, उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर। ठीक, जिसका जितना ज्यादा आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर। ये क्लियर हुआ? चलिए यहां पे एक और एग्जांपल आप लोग के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना, बताइएगा क्या होगा। CH3 COOH CH2 Cl COOH HCCl2 COOH, और ये हो जाएगा CCl3 COOH। इसमें आपको बताना है कि सबसे बेस्ट अम्ल कौन सा है, अम्ल की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किस में होगी, अम्लीय प्रवृत्ति का कौन होगा। ठीक, सबसे पहले यहां से निकाल दिया H H H H, यहाँ हो गया प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस। ठीक, अब हम क्रम में देखें, FClBrI कुछ इस तरीके का था। इसमें है Cl, F तो है ही नहीं, हमको Cl में ही कंपेयर करना है। यहाँ पे Cl है क्या, नहीं है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 3 Cl है। इन तीनों में ये तो पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा आई इफेक्ट इसका होगा, क्योंकि इसके पास Cl है, तो सबसे पहले आ जाएगा D, उसके बाद 2 का होगा C, उसके बाद 1 का होगा, और इसके पास कोई माइनस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई समूह है क्या, नहीं है, ये तो बल्कि प्लस आई इफेक्ट वाला, ये इलेक्ट्रॉन
दान करने वाला है, इसके पास अमीरी पहले से ही है, ये ऊपर से इसको और दान कर रहा है, तो इसका क्या हाल होगा? ये तो फुल अस्थायी हो जाएगा। समझ आया? इसके पास पहले से अमीरी है और इसके पास ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन खींचे, ये तो इलेक्ट्रॉन दान करने वाली है, ये तो फिर से इसको दे रहा है, इसके पास ऑलरेडी ज्यादा है और दे रहा है, तो ये अस्थायी हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा ए, सॉरी ये आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा स्थायी होगा सिर्फ क्लोरीन की संख्या के आधार पर, इसमें सबसे ज्यादा है, इसके बाद इसमें कम है, ये ज्यादा अपनी आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये थोड़ी कम करेगा, थोड़ी कम करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा ए। ठीक, एक और एग्जाम्पल आप लोग के लिए। ठीक है, CH3 COOH CH2 Cl COOH और CH2 CH2 COOH और यहां से जुड़ा है आपका Cl। A B C, इन तीनों बताइए सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? अच्छे से देखिए फिर बताइए। अब देखिए, इसको तो छोड़ ही दीजिए, इसमें तो इलेक्ट्रॉन -I वाला कोई समूह नहीं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, तो सबसे लास्ट में तो आ गया ए, सबसे लास्ट में आपका आ गया ए। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में कौन आएगा? इसमें देखिए यहां पे भी एक Cl है, एक यहां पे भी Cl है। ठीक है, यहां से तो पहले H आप हटा दीजिए, सॉरी यहां प्लस यहां माइनस, H हटा दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही दूरी में है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बट ये कुछ ज्यादा ही दूरी में है, इसलिए आपका यहाँ आ जाएगा सी। ये ज्यादा शीघ्रता से खींचेगा, ये ज्यादा मात्रा में खींचेगा क्योंकि ये इसके पास है। अगर आप डिस्टेंस वाइज देखिए, दूरी वाइज देखिए, तो इससे ये दूर हो गया तो ये क्या होगा? कम खींचेगा, ये इसके पास है तो ज्यादा खींचेगा, तो BCA इसका सीक्वेंस होगा। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक, FCH2 COOH Cl CH2 COOH, सॉरी ऐसा जुड़ा है ना, Br CH2 COOH और I2 CH2 COOH। ठीक, A B C D। अब इसमें बताइए सबसे ज्यादा आपका अम्लीय प्रवृत्ति कौन शो करेगा? अब इसमें हम देखते हैं, हमको सीक्वेंस क्या मालूम है? F Cl Br I, हम तो ये याद करके बैठे हैं। ठीक, अब हम F को लिखेंगे क्या? नहीं, आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? A B C और D, कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम इसको देखें तो A B C D F Cl Br I, ऐसा ही होगा इसकी अम्लीय प्रवृत्ति। लेकिन रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? यहाँ पे I2 ज्यादा है, यहाँ पे 2 है, कोई भी चीज 2 हो गई तो वो सीधा F से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो हमारी D यहाँ नहीं आएगी, हमारी D आ जाएगी यहाँ। अगर Cl ज्यादा हो गया तो वो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा, I2 ज्यादा हो गया वो स्ट्रांग हो गया, Br ज्यादा हो गया तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब ये सिंगल सिंगल है ना, तो ये सीक्वेंस रहेगा। लेकिन अगर कोई भी चीज ज्यादा हो गई इन चारों में तो वो F से भी ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस हो जाएगा D सबसे अम्लीय है, उसके बाद A, फिर B, फिर C। क्लियर है? अब अगला एग्जाम्पल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। CCl3 COOH HCF2 COOH CI3 COOH A B C, इन तीनों में बताइए सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी होगी? ठीक, अब देखते हैं, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 2। ठीक, तो 2 है तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ये तो पक्की बात है। अब ये दोनों 3-3 है, इस सिचुएशन में क्या करना है? 3-3 है तो अब यहाँ जाके देखेंगे कि पहले Cl आता है कि पहले I आता है। पहले कौन आता है? Cl, मतलब Cl सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, दोनों का नंबर ज्यादा रहेगा, -I ग्रुप वाले में दोनों का नंबर ज्यादा रहेगा, तो ये देखेंगे कि सीरीज में पहले कौन आता है। लेकिन अगर वही कम हो गया तो देखेंगे कि किसका नंबर ज्यादा है। जैसे F2, इसका नंबर कम है तो सबसे लास्ट में आ गया, बट इन दोनों में देखना पड़ेगा कि Cl पहले आता है कि I। Cl पहले आता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका Cl, सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति शो करेगा।
अब हम देखेंगे, ये तो हो गया हमारा माइनस आई। अब हमको देखना है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई का तो आप जान ही चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ, बहुत टाइम हो गया इसको पढ़े नहीं। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को दान करता है। प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन दान करता है, ठीक है। ये दान किया, यहां पे आ गया आपका अमीरी, यहां पे आपका आ गया, कुछ ऐसा ही बताया था मैंने। इलेक्ट्रॉन दान किया, इसके पास आ गई आंशिक गरीबी, इसके पास आंशिक अमीरी, थोड़ी सी कम आंशिक अमीरी, सबसे कम आंशिक अमीरी, धीरे धीरे प्रभाव कम होते जाता है। ये आपका हो गया माइनस ए प्लस आई समूह या ग्रुप, ठीक। इसको बोलेंगे प्लस आई समूह, और ये जो इफेक्ट हो रहा है उसको बोलेंगे प्लस आई प्रभाव। क्लियर है। ये वाला जो प्रभाव होगा वो प्लस आई प्रभाव होगा। प्लस आई प्रभाव में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन दान करता है, माइनस आई प्रभाव में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्लियर हुआ। अब इसकी जो क्रम होती है, घटता क्रम, घटता क्रम वो कैसा होता है देखिए, CH3 3C ये छोटा, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ आर की संख्या जितनी कम होगी, यहाँ पे आर की संख्या जितनी कम होगी, बस उसी के हिसाब से जितना ज्यादा इसमें एल्केन ग्रुप रहेगा प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना कम होता जाएगा प्लस आई प्रभाव भी कम होता जाएगा। क्लियर। अब एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए, ठीक है, इसके हिसाब से सॉल्व कीजिएगा कि क्या हो सकता है। सॉरी करें तो ABCD, चलिए ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। इसमें 2 है, 1 है, ठीक है। अब इसके हिसाब से बताइए सबसे ज्यादा एल्केन ग्रुप किसमें, 1 2 3, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, कुछ इस तरीके से। ये भी करेगा बट इसकी अपेक्षा कम करेगा, ये भी करेगा बट इसकी अपेक्षा कम करेगा, और ये सबसे कम करेगा। मतलब प्लस आई जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा इसमें होगा, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है। क्लियर हुआ। ये आपका है तृतीयक एल्काइल ग्रुप, द्वितीयक, प्राथमिक, और ये आपका मिथाइल, ठीक है। लिखना तो नहीं पड़ेगा, तृतीयक, द्वितीयक, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो प्राथमिक, और इसमें कुछ है मिथाइल। मिथाइल, प्राथमिक एल्काइल, द्वितीयक एल्काइल, तृतीयक एल्काइल। अब आती है निष्कर्ष की बात। इस एग्जाम्पल से हमारा क्या निष्कर्ष निकला, तो निष्कर्ष ये निकला है कि जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा आपका क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगा, जैसे जैसे माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा आपका अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगा, ठीक है। प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो क्षारीय इसका गुण भी बढ़ेगा, लेकिन माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, जैसे प्लस आई अगर प्रभाव आपका बढ़ रहा है मोर, तो आपका अम्लीय जो गुण है कम हो जाएगा। अगर आपका माइनस आई प्रभाव बढ़ रहा है तो आपका क्षारीय प्रभाव कम हो जाएगा। मतलब ये उल्टा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ये बढ़ेगा, ये कम होगा, ये बढ़ेगा, ये कम होगा, दोनों बराबर होंगे। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इतना तो समझ आ गया। अब हम प्लस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कुछ जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, ठीक है। चलिए आप बताइएगा, इसमें इसके क्षारीय गुण बताइए, ठीक है। किसमें इसका क्षारीय बेसिक गुण ज्यादा बढ़ेगा। ये आपका एग्जाम्पल है CH3C, CH3, CH3OH फर्स्ट, सेकेंड है CH3C, CH3HOH, द लास्ट है CH3,
CH2OH। ठीक, सबसे पहले तो हम इसमें H निकाल देंगे, जैसा मैंने आपको बताया था इजी करने के लिए। इसमें आगे सब में निगेटिव चार्ज। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दान कर रहे हैं, ये यहाँ से दान कर रहे हैं, ये यहाँ से दान कर रहे हैं, और ये यहाँ जा रही है। ठीक, इसके पास तो वैसे भी माइनस चार्ज है और यहाँ जा रहा है। ये यहाँ से दिया, ये यहाँ से दिया, ये यहाँ से दिया, ये आगे बढ़ जा रहा है। ये भी यहाँ से देगा, ये भी यहाँ से देगा। सबसे ज्यादा बताइए प्लस आई ग्रुप किस में है? ऑब्वियसली ए में। उसके बाद किस में है? बी में। सबसे कम किस में है? सी में। ये हो गया इसका क्षारीय क्रम, कि सबसे ज्यादा क्षारीय हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इसमें प्लस आई ग्रुप बहुत ज्यादा है। उसके बाद होगा उसके बाद होगा बी, क्योंकि इसमें क्षारीय ग्रुप कम है। सबसे लास्ट में आएगा आपका सी, क्योंकि इसमें क्षारीय ग्रुप सबसे कम है। ठीक, प्लस आई इफेक्ट प्लस आई ग्रुप जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्षारीय होगा। अगर इसी से मैं पूछ लूं कि इसमें अम्लीयता का क्रम बताइए, तो ये क्या हो जाएगा? सी बी ए। सबसे अम्लीय ये हो जाएगा, उससे कम ये और सबसे कम ये, क्योंकि ये तो क्षारीय ज्यादा है। क्लियर हुआ? चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एग्जांपल जो आपको सॉल्व करने भी मजा आएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में आप समझ चुके हैं, बट अगर आप एग्जाम्पल से समझते हैं ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा कोशिश की समझाने की, ना कि थ्योरी पोर्शन से, क्योंकि एक बार आप समझ गए ना तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से H प्लस अलग कर दीजिए, यह आ गया माइनस माइनस माइनस। इसमें आपको बताना है अम्लीय क्रम, अम्लीयता का क्रम बताएंगे। ठीक है, इसमें अम्लीयता का क्रम मतलब हमको तुरंत ढूंढना है भाई माइनस आई ग्रुप है क्या? इसमें अम्लीयता चाहिए ना अपने को, तो इसमें माइनस आई है, एक भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ये ए बी और ये सी इसमें है, मतलब सी तो सबसे पहले आ गया, क्योंकि इसमें एक माइनस आई ग्रुप है। अब इन दोनों में देखना माइनस आई है क्या? नहीं है, लेकिन इसमें तो दो दो प्लस है, इसमें तो एक ही प्लस है, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। क्लियर? अब अगर मान लो यहां से मैं पूछूं क्षारीयता का क्रम बताइए, तो क्षारीय के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा है, प्लस आई समूह किस में ज्यादा है? एक दो इसमें है, तो सबसे पहले आ गया ए। उसके बाद किस में है? बी, और सबसे कम सी में। सी में क्यों है? देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, बट सी में क्या है? एक निगेटिव भी है ना, माइनस आई ग्रुप भी है, जो इलेक्ट्रॉन को कुछ अपनी तरफ भी खींचेगा। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कम जाएगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इजिली जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आई समूह के कारण इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। ये कुछ को अपने पास भी रखेगा, भले कुछ भेजेगा लेकिन कुछ अपने पास भी रखेगा, तो इसका जो क्षारीय गुण है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? इसलिए सबसे लास्ट में आपका आएगा सी। एक और एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आता ही है। ये है फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, इसमें कौन सा ज्यादा अम्लीय है? इसकी एसिडिक नेचर बताइए। ये हमने H अलग कर दिया, ये हो गया माइनस। अब देखिए इसमें क्या होगा? ये जो H है इसके पास जरा सा माइनस आई इफेक्ट रहता है, माइनस आई ग्रुप है, ये थोड़ा सा बस इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति, बट इसमें है क्या वो प्रवृत्ति? नहीं, ये तो पूरा प्योर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये माइनस आई। तो जो माइनस आई शो किया ऑब्वियसली वो ही क्या होगा? अम्लीय होगा। तो ये अम्लीय होगा, ये अम्लीय नहीं होगा। तो इसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बुक खोलिए और उसका एक एक वर्ड याद कीजिए। आप देखिए इसमें H के पास माइनस आई गुण समूह है, माइनस आई समूह के अंतर्गत आता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास खींचने की प्रवृत्ति है। जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे उतना ही ज्यादा हमारा प्रोडक्ट स्थायी होगा, जितना ही स्थायी होगा उतना ही ये अम्लीयता को शो करेगा। इसके पास प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा। CO2 के पास ऑलरेडी अधिकता में इलेक्ट्रॉन है और दान करेंगे तो इसके पास ये हो जाएगा अस्थायी, इसलिए क्षारीयता को शो करेगा। क्लियर? हमारा जो प्रेरणिक प्रभाव यहीं पे खत्म होता है। अब बहुत अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।